डॉक्टर की सुने या सास की सुने? तो हर चीज का एक कॉज होना चाहिए कि अगर आपको बोल रहे हैं कि ये खाना है तो उसका कॉज वैलिड होना चाहिए, रीजन वैलिड होना चाहिए कि बट मेरा उद्देश्य बस ये है कि समय समय पे जो जांचें जरूरी हैं कम से कम आप वो कराइए। जब कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उसके सामने बहुत सी परेशानियां होती है। खुद को भी मैनेज करना है, परिवार को भी मैनेज करना है। इस बीच बच्चा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो सके इसका भी ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या भ्रांतियां होती है, क्या क्या सच्चाइयां होती है, किन बातों का ध्यान देना है नहीं देना है, ये सारी बात जानने के लिए आज हम आ गए हैं खंडवा के नर्मदा हॉस्पिटल। और यहां पर हमारे साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रौनक मुंशी गर्ग मैम है। तो मैम से जानते हैं ये सारी क्या है भ्रांतियां। मैम, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कई महिलाएं हमें कमेंट्स करती हैं और ये इस प्रकार के सवाल पूछती हैं कि अभी नई नई शादी हुई है, अब गर्भवती हो रहे हैं, तो क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पे जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उनके पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो गांव में यूजुअली ऐसा होता है कि उनको लगता है कि अगर पीरियड्स मिस हुए हैं तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी ही है। और वो 2-3 महीने तक अस्पताल आते ही नहीं है। जो शुरुआती जरूरी कुछ जांचें होती हैं, सोनोग्राफी होती है, वो कराते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी पीरियड्स मिस होते हैं, हाँ, इसका एक कारण प्रेगनेंसी हो सकता है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बहुत से और भी रीजंस होते हैं। कई बार पीसीओडी की वजह से पेशेंट के पीरियड नहीं आते, कई बार हाइपोथायराइडिज्म की वजह से पेशेंट के पीरियड मिस हो जाते हैं, तो कई बार इतने शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पीरियड मिस हुए हैं तो आप जाके गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो सबसे एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है यूपीटी, प्रेगनेंसी टेस्ट, वो किट तो गांव में भी अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल पे मिल जाता है, आप वो कीजिए। आप पहले कंफर्म कीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, और अगर आपको पता चलता है कि नहीं, सही में आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बाद आपको जो भी आपके नियर बाय गायनिकोलॉजिस्ट हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए और जो भी फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप करवाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आपको वो करवानी चाहिए। मतलब अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो गर्भवती है। जी हाँ, एक कारण प्रेगनेंसी हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होता है। जी। अब उन्हें ये पता चल गया, उन्होंने जैसे आपने बताया कि वो किट आती है उसका उपयोग करें, अब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि वो प्रेग्नेंट है, जी, अब क्या करना है? बिल्कुल। अगर पेशेंट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उनको अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उनको जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, खून की जांच, अपन जो हिंदी में बोलते हैं कि जो बेसिक खून की जांच होती है, वो करवानी चाहिए। आज के टाइम पे हर पेशेंट को इनिशियली अपना थायराइड का टेस्ट भी करवाना चाहिए। अपने जो बेसिक सीबीसी, एचआईवी, एचबीएसजी, ये जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये पेशेंट को करवाना चाहिए। ये आपका एक रिकॉर्ड भी बन जाता है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब आप प्रेग्नेंट हुए, तो आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कई बार गांव के पेशेंट मिस कर जाते हैं, और मेरा ये जो इंटरव्यू है, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के पेशेंट्स के लिए पहुंचाना चाहती हूँ कि शुरुआती 3 महीनों की सोनोग्राफी करवानी चाहिए। फर्स्ट सोनोग्राफी से अपने को ये पता चलता है कि एग्जैक्ट आपकी डिलीवरी की डेट क्या है। सेकेंड चीज, बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं आई, और उससे भी इम्पोर्टेंट, बच्चा बच्चेदानी में ही ठहरा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 2-2.5 महीने तक पेशेंट सोनोग्राफी नहीं कराता, फिर उसके बाद पता चलता है कि जो बच्चा तो ठहरा है, पर वो बच्चेदानी की जगह आसपास नलियों में ठहर गया है, या फिर बच्चेदानी के अलावा कहीं और ठहर गया है, और बाद में अचानक से एक दिन वो रप्चर हो जाता है और पेशेंट किसी सीरियस कंडीशन में आपके पास पहुंचती है। तो ये आजकल ये केसेस बहुत हो रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब आपको पता चलता है कि आप गर्भवती है, तो आप एक सोनोग्राफी करा लीजिए। फर्स्ट सोनोग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्या होता है, एक तो घरेलू एक प्रेशर अलग होता है। कई बार मैंने देखा है गांव में कई जगह की, क्या करेगी सोनोग्राफी करा के। जी हाँ, तो वो उस बारे में हमारी महिलाओं को आप बताएं कि वो ये जो भ्रांति है इससे क्यों जरूरी है बाहर निकलना। जी हाँ, सोनोग्राफी की अपनी एक महत्वता होती है। शुरुआती जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है, उससे अपने को बच्चे की धड़कन पता चल जाती है, बच्चा इंट्रायूट्राइन है कि नहीं, मतलब बच्चेदानी में ही ठहरा है कि नहीं, वो पता चल जाती है। उसके बाद एक एंटी स्कैन होता है। ये एंटी स्कैन का एक फिक्स टाइम होता है, जो 12 से 13 हफ्तों के बीच में कराया जाता है। एक्चुअली पुराने टाइम पे इसकी इतनी महत्वता पता नहीं थी, पर ये जो सोनोग्राफी होती है, इसमें ये पता चलता है कि बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं है, बच्चे में कोई कंजेनाइटल अनोमली तो नहीं है, बच्चा सही जब आगे जो विकसित हो रहा है वो ठीक से विकसित हो रहा है कि नहीं। और ये नॉर्मली गांव के पेशेंट
क्योंकि ये सोनोग्राफी ऐसा लगता है अरे एक शुरुआती 3 महीनों की हो तो गई है, अगर ये करवा ली तो अब ये कराने की क्या जरूरत है, क्योंकि दोनों सोनोग्राफी में लगभग बस 1 महीने का अंतर होता है। अच्छा। पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरे जो 9 माह होते हैं उसमें एक ये एंटी स्कैन और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी एक टारगेट स्कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी मतलब होती 9 है। माह में कितनी सोनोग्राफी होती है जनरली? देखिए पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड इतनी या इतनी सोनोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है कि एक आपको पहले अर्ली स्कैन बोलते हैं वो करवा लेना चाहिए, उसके बाद लेवल 1 लेवल 2 स्कैन उस हिसाब से आपको कराना चाहिए कि एंटी स्कैन हो गया, टारगेट स्कैन हो गया, उसके बाद आप एक 32 वीक्स के बाद में एक कलर डॉपलर करा लीजिए ताकि ये पता चल जाए कि बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं। और सोनोग्राफी से ये भी पता चल जाता है कि बच्चे की पेट में बढ़त कैसी हो रही है, कैसी हो रही है, और ये सब सोनोग्राफी में ही पता चलता है। अगर आप ये नहीं कराते तो उसका क्या फिर नुकसान होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे में ऐसी कोई शारीरिक विकलांगता है। बच्चा फिर पता चलता है सीधे बर्थ के बाद में, और वो आपके लिए भी एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि बच्चे को ये हुआ है। अच्छा। बच्चा अपंग पैदा हुआ है। निमिष जी, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो डिलीवरी के बाद का समय होता है, पेशेंट ऑलरेडी काफी स्ट्रेसफुल होती है, रात को नींद नहीं हो पाती है और बेबी सोने नहीं देता है, और अचानक से एक परिवर्तन आता है उसके जीवन में, उसको अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। तो बच्चे को तो हर कोई संभाल लेता है, पर डिलीवरी के बाद आपको माँ को भी संभालना है। मतलब हर कोई आता है, बच्चे का हालचाल पूछता है, साथ ही साथ आपको पेशेंट को भी इमोशनली सपोर्ट देना है, फिजिकली उसके पास साथ में रहना है कि अगर वो रात में बच्चे को संभाल रही है तो डे में आप संभाल लीजिए, तो इससे पेशेंट का स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। एक बात जो बार बार हमें महिलाएं पूछती हैं वो ये है कि बड़ी परेशान होती है वो महिलाएं जो गर्भ से हैं, उनको बार बार कई बार लोग बोलते हैं टोटल बेड रेस्ट करो, बच्चा आने वाला है। और कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं खूब काम करो, बच्चा स्वस्थ होना है। तो ये क्या है, बेड रेस्ट करना है या काम करना है? देखिए ऐसा नहीं होता है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है और हर पेशेंट अलग होता है। एकदम बिल्कुल टोटली बेड रेस्ट भी नहीं करना है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें डॉक्टर बोलता है अपने पेशेंट को कि आपको थोड़ा रेस्ट करना है, प्लेसेंटा प्रीविया, बहुत सारी एब्रप्शो प्लेसेंटा, ऐसे कुछ होती है कुछ चीजें, उसमें हम बोलते हैं कि नहीं बेटर है कि आप रेस्ट कीजिए। पर जितना मेरे हिसाब से पेशेंट जितना एक्टिव रहेगा, जितना वर्किंग रहेगा, जितना वो कर सकता है उतना काम उसको करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ काम नहीं करेगा तो वो सोचते रहेगा सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में, और फिर इवेंचुअली वो स्ट्रेस लेवल उसका पेशेंट का बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस होता है आपको, तो जितना हो सके पेशेंट को खुश रहना चाहिए उस टाइम पे। और रही बात काम की, तो उतना करना चाहिए जितना वो कर सकता है पेशेंट का। उसको ना आपको ये फोर्स करना है कि नहीं बिल्कुल ही बिस्तर पे ऐसे में पेशेंट बोर हो जाएगा, और ना उसको ये फोर्स करना है कि नहीं नहीं पूरे टाइम आपको बिल्कुल काम ही करता रहना है, तो ऐसे में पेशेंट थोड़ा एग्जेशन हो जाता है। गांव के पेशेंट को यही बोला जाता है कि तू जितना काम करेगी उतना तेरे नॉर्मल डिलीवरी के चांस होंगे। ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांस सिर्फ पेशेंट के काम करने पे नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम आखिरी में ये डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ पेशेंट नॉर्मली डिलीवर कर सकता है कि नहीं। सबसे बड़ा स्ट्रेस तो ये होता है कि डॉक्टर की सुने या सास की सुने। हाँ ये तो एक होता है कि हमको डॉक्टर के मतलब पेशेंट के साथ साथ एज ए डॉक्टर हमें मदर इन लॉ को भी काउंसिल करना होता है, डिलीवरी के टाइम भी, गर्भावस्था में भी और डिलीवरी के बाद भी। अच्छा, ये एक डॉक्टर होने के नाते आप बहुत अच्छा काम करती है कि बहू के साथ साथ सास को भी समझा देती है। हाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे मिथ है कि डिलीवरी के बाद आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो हर चीज का एक कॉज होना चाहिए कि अगर आपको बोल रहे हैं कि ये खाना है तो उसका कॉज वैलिड होना चाहिए, रीजन वैलिड होना चाहिए। कि अगर पेशेंट को आपने बोला कि नहीं, जैसे कुछ कुछ बोलते हैं डिलीवरी के बाद सिर्फ घी का खाना है, हाँ। सिर्फ मीठा खाना है, क्यों खाना है, मतलब सिर्फ घी का खाना क्यों है आपको? आप जो भी है जो हेल्दी खाइए ना, मतलब आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे, आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी क्वालिटी भी अच्छा रहे, उस अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज पेशेंट के ऊपर हमें थोपना नहीं चाहिए। नॉर्मली एक नॉर्मल पेशेंट भी जिसका बीपी प्रेगनेंसी से पहले नहीं बढ़ रहा है, चांसेस होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि 28 वीक्स के बाद में, 20 से 28 वीक्स के बाद में पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा अच्छा। और कई बार पेशेंट क्योंकि जाता नहीं है टाइम से डॉक्टर के पास में, तो पेशेंट को पता नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना शूट हो जाता है कि पेशेंट को अचानक कन्वर्जन्स आने लग जाता है, वो अपन जो हिंदी में बोलते हैं दौरे पड़ने लग जाते हैं, जो माँ के लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर अपना एंटीनेटल चेकअप तो अपन मतलब एक ब्लड प्रेशर तो अपन आंगनबाड़ी में भी करा सकता है, तो आपको टाइम टाइम पे वो कराना चाहिए। अगर आपको किसी भी समय पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा
बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको उसको चार्टिंग करनी है। मतलब आप अगर लिख नहीं सकते, अगर आप गांव के, आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी आशा कार्यकर्ता को बोलिए कि मैडम मेरा बीपी जो आ रहा है, मेरे को एक पर्ची पे लिख दीजिए आप, सुबह का इतना है, शाम का इतना है। आप 7 दिन का देखिए बीपी कैसा आ रहा है, फिर आप जो भी आपके नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट है, जो पास के गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उनके पास जाइए और उनको वो चार्ट दिखाइए कि मैडम मेरा बीपी एक बार बढ़ा हुआ आया था, ये मैंने चार्टिंग कराई है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे क्या करना चाहिए जी। अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा आ रहा है तो ब्लड प्रेशर की जो गर्भावस्था में जो दवाइयां दे सकते हैं वो दवाइयां शुरू करनी चाहिए, और वो दवाइयां आपको समय समय पे खानी चाहिए। तो जो खुशी आपको गर्भधारण के समय हुई, वो खुशी बच्चा होने तक रहे और बच्चे के बड़े होने तक वैसी रहे। वो तब रहेगी जब आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से मैडम ने बताया, गांव में आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आवश्यक जो जांचें हैं वहां पर हो जाती है, और उसके बाद अपने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो भी डॉक्टर हो उन्हें संपर्क जरूर करें। इसके अलावा आपको कोई लगता है कि मैडम से कोई सवाल पूछना है तो आप बकायदा हमें कमेंट्स कीजिए, उससे संबंधित वीडियो हम मैडम से अगला वीडियो वाला बनाएंगे। आप मैडम हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।